दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। आप लोगों का स्वागत है लेखांकर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सब लोगों को आपको इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट्स की क्लास 9th क्लास 10th की वीडियोस मिलेंगी। आपके कोर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझाने के लिए। और मेरा नाम रॉबिन है। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन क्लास 9th and 10th एसएसटी, और साथ के साथ क्लास 11th and 12th आईपी और सीएस। तो आज हमारी पहली क्लास है, और आज की पहली क्लास हम शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी या सोशल साइंस क्या होती है उसके इंट्रो से। तो शुरू करते हैं। तो पहला आपका एक पहला सवाल आपके दिमाग में जो आना चाहिए क्लास 9th में, वो ये आना चाहिए कि सोशियोलॉजी या सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ होती क्या है। देखो यार, बड़े लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने पढ़ना है, और वो सिर्फ आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स और एग्जाम्स में पास करने से मदद करते हैं। पर इवेंचुअली ये तो है ही है, ये एक पॉइंट तो है ही है, बट इसके अलावा एक पॉइंट और भी है। और वो पॉइंट क्या है कि सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ आपको ओवरऑल आपकी सोसाइटी, जो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी को समझने में हेल्प करती है कि वो सोसाइटी की वर्किंग क्या है, वो सोसाइटी वर्क कैसे करती है, उस सोसाइटी की वर्किंग तक हम पहुँचे कैसे, हम लोगों ने पैसा कैसे मैनेज करना शुरू करा, हम लोग किस तंत्र का हिस्सा है, चाहे वो लोकतंत्र है, चाहे वो आपका डिक्टेटरशिप है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, चाहे वो एक प्रॉपर मोनार्की है, किनशिप्स है। तो ये इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या होता है, पहले राजा महाराजा क्यों थे, अब राजा महाराजा क्यों नहीं है, अब हम एक प्राइम मिनिस्टर को क्यों मानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को क्यों मानते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोशियोलॉजी बताती है। सोशियोलॉजी या सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ आपको और भी बताती है कि आपके कंट्री आपका पैसा कैसे मैनेज करती है, आपके रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं, आपके आसपास जो लैंड है, जो फार्म है, जो भी आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है। इवेंचुअली गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है, वो टैक्सेस कलेक्ट कैसे करे जाते हैं और क्यों करे जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग इवेंचुअली कोई भी अगर एक सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं। अगर आप कोई चिप्स वगैरह, वेफर्स खरीदने जा रहे हो, या कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहे हो, या मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, बर्गर किंग जा रहे हो, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हम लोग अक्सर वहाँ पे जीएसटी पे करते हैं। तो वो जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम तो बहुत आसान है, पर ये है क्या? ये लगता ये लगता क्यों है? इसको लगाने का मेन कंसर्न क्या है? दूसरी बात, आप लोग ये देखते हो कि हम लोगों ने हिस्ट्री नामक एक सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। ये हिस्ट्री है क्या? हम लोग अपनी पुरानी हरकतों के बारे में पढ़े तो पढ़े क्यों भाई? अच्छा, जंग हो गई, एक वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हो गया, सुपर पावर्स आ गई, उन सुपर पावर्स ने अपना काम कर लिया, हम लोगों ने एक ब्लॉक को चूज करा या नहीं करा, हम लोग बायलेटरल क्यों रहे, हम लोग जो है वो दोनों ब्लॉक्स के अंदर क्यों नहीं आए, ये सारी बातें हम लोग क्यों पढ़ें? हमें एक हिस्ट्री के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो पहली बात हम यहाँ पे शुरू करेंगे, दैट व्हाट इज सोशल साइंस, कि सोशल साइंस क्या होती है। तो देखो यार, सोशल साइंस हो चाहे सोशियोलॉजी हो, बोथ आर द सेम थिंग्स, कोई फर्क नहीं है, बोथ आर द सेम। तो सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं लोगों की। यार ऑब्वियस ही बात है, हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग इंसान हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे हम किसी दोस्ती यारी का रिलेशन हो, चाहे मदर फादर का रिलेशन हो, तो वैसे रिलेशन फिर किसी के साथ होते हैं। तो क्या है कि नेशन अपना रिलेशन नहीं बनाता। आप लोगों ने फॉरेन पॉलिसी तो सुनी होगी ना, ये वर्ड फॉरेन पॉलिसी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। न्यूज़ वाले अक्सर कहते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज इस जगह गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर आज इटली गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना गए। अभी चाइना से रिलेटेड भी काफ़ी बातें आ रही हैं, तो चाइना से रिलेटेड हमने अपने ट्रेड रूट्स दोबारा से ओपन कर दिए हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए करे जा रहे हैं ताकि हम अपने फॉरेन रिलेशंस को सुधार सके, हम अपने रिलेशनशिप्स को सुधार सके। आफ्टर ऑल यार, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके दोस्त ही काम में आते हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर्स ही काम में आते हैं। एक देश के लिए उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो उसके दोस्त हैं, तो वो ही काम में आएंगे। अगर अगर कोई पड़ोसी काम में नहीं आता तो हम दूसरी कंट्रीज की तरफ जाते हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं, और हम रिलेशनशिप्स लोगों से ही बनाते हैं। सोशियोलॉजिस्ट अक्सर ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं
कि बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस करा जाता है लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, ऑक्यूपेशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रुपिंग से। यार सीधी सी बात है, आप लोग किसी एक इंसान के साथ क्यों बैठोगे? सीधा सा बात है, मेरे साथ अगर मेरा दोस्त बैठ रहा है तो वो इसलिए बैठ रहा है क्योंकि मेरी थिंकिंग कहीं ना कहीं उससे मिल रही है, मेरे इंटरेस्ट, मेरा कहना या मेरी सोच उससे कहीं ना कहीं मिल रही है। अगर मैं पॉलिटिकली रेडिकल हूँ, रेडिकल मतलब मैं पॉलिटिकली सवाल उठाता हूँ कि यार चाहे वो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी है, इस पार्टी ने गलत क्यों करा, उस पार्टी ने गलत क्यों करा, तो मेरी कभी भी किसी उस इंसान से नहीं बनेगी जो पॉलिटिकली फेवरिज्म में चलता है, जो पॉलिटिकली एक पार्टी को सपोर्ट करता है और दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्यार अंधा होता है। अगर आप किसी पार्टी को देख रहे हो, किसी पार्टी से आप बेइंतहा प्यार कर रहे हो या उसके बहुत ज़्यादा फैन हो, तो आप कभी भी उसका गलत नहीं देखोगे, आपको उसका गलत भी सही लगेगा और सही तो ऑब्वियसली सही है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये देखते हैं कि बिहेवियर एक इंसान का इन्फ्लुएंस होता है लोगों के सोशल, उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग से, वो क्या काम करते हैं और क्या सोचते हैं। यार एक सीधी सी बात है, कोई इंसान अगर मर्सिडीज से उतर रहा है तो वो कभी भी उसका दोस्त जो है वो साइकिल से नहीं उतरेगा। कृष्ण सुदामा की बात नहीं कर रहे हम किसी बहुत बड़ी पुराने ज़माने के दोस्तों की बात नहीं कर रहे। लेट्स टॉक इन द रियल वर्ल्ड। आप लोग भी अपनी दोस्ती उससे ही मेंटेन करते हो जो आपके लेवल का होता है, जो आपके पोजीशन का होता है। आप अपने से नीचे पोजीशन के साथ दोस्ती तो रख लोगे पर उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है एंड दैट इज़ हार्श ट्रूथ। हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता। तो एक इंसान का सोशल हो गया, चाहे वो पॉलिटिकली कितना एक्टिव है, उसका काम क्या है और वो इंटेलेक्चुअली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके लेवल का है या नहीं। अगर मैं इंटेलेक्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरा दोस्त इंटेलेक्चुअली वीक है तो मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरी दोस्ती उसी से होगी जैसे मैंने पहले बताया, जिसके साथ मेरी आइडियोलॉजी मैच करेगी। अगर मेरी आइडियोलॉजी उनके साथ मैच नहीं करेगी तो मेरी दोस्ती नहीं होगी। अगला, and by the particular settings in which they find themselves at one time or another, या वो किसी ऐसी सेटिंग्स में एक दूसरे को पा लें जिस टाइम पे वो थे और आज उनका दोस्त सामने वाला है। मेंटोरशिप किसको कहते हैं? मेंटोरशिप उसी को कहते हैं ना कि आप जिस पोजीशन से निकले हो, आपके सामने एक इंसान है जो उस पोजीशन से निकल रहा है, आप उस पोजीशन से निकल चुके हो तो आप उस सामने वाले इंसान की हेल्प करते हो उस पोजीशन से निकलने के लिए, तो वो भी आपका रिलेशनशिप मेंटेन करता है। सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफर होते हैं इन अप्रोच। उनके तीन मेजर चॉइसेस होती हैं। पहला, कैसा फंक्शन कर रहे हैं, दूसरा क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं और तीसरा उनका इंटरेक्शन कैसा है। तो ये तीन पॉइंट्स पे सोशियोलॉजिस्ट अपनी अप्रोच को डिफरेंटली एज्यूम करते हैं। अब सोशियोलॉजिस्ट का जो वास्ट सब्जेक्ट मैटर है ये आइडेंटिफाई करा जाता है एज अ स्टडी ऑफ पीपल, कि वो कैसे पढ़ते हैं लोगों को। तो वो किस पे डिपेंड करता है, कहाँ से उन्होंने डेटा को कलेक्ट करा है, हाउ दे सोशलाइज एंड ऑर्गेनाइज, के वो कैसे सोशलाइज और ऑर्गेनाइज करते हैं, वो किन को इंक्लूड करते हैं और किन को एक्सक्लूड करते हैं अपने ग्रुप से। यार आप सब लोगों को तो अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहे ना। मैंने आपको भी क्या बोला, अगर मैं पॉलिटिकली रेडिकल हूँ तो मैं पॉलिटिकली फेवर वाले इंसान को अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मुझसे उससे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या मेरे को उससे होंगे, उसको मुझसे होने शुरू हो जाएंगे, तो इन दी एंड इट विल लीड टू अ कन्फ्लिक्ट। तो मैं उसको अपने ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं करूंगा, मैं उसको एक्सक्लूड करूंगा। तो वही ये बात कह रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट, यही चीज कलेक्ट करते हैं कि वो किन को इंक्लूड करते हैं और किन को एक्सक्लूड करते हैं। तीसरा, व्हाट दे डू देयर एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, अपने आसपास, एनवायरनमेंट मतलब प्रकृति नहीं, अपने आसपास की चीजें जहां वो रह रहे हैं। when they confront formulas for control such as politics, law, finance, religion, education and social pressures, तो वो कब इन फॉर्मूलाज को कन्फ्रंट करते हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं जी किसको, पॉलिटिक्स हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका सोशल प्रेशर हो गया, फाइनेंस हो गया, रिलीजन हो गया, इन सब चीज़ों को कैसे वो कंट्रोल करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन के वो बदलते क्यों हैं, वाई दे चेंज, वो बदल क्यों चाहते हैं। टाइम के साथ हर इंसान बदलता है पर वो बदलता क्यों है। ऑब्वियसली उसके अंदर ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। देखो यार, ज्योग्राफी का मतलब होता है कि जब आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट्स, आपके फ्लोरा, आपका फोना, आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, मिट्टी किससे बनी है, आपका इस मिट्टी पे कौन सी क्रॉप उग सकती है, इस मिट्टी को और अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करा जा सकता है, कैसे हम एक
ऐसी चीज़ जो रीयूजेबल या रिसोर्स नहीं बन सकती अभी पोटेंशियल, उसको पोटेंशियल रिसोर्स बनाया कैसे जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जब हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसको जियोग्राफी कहा जाता है। तो जियोग्राफी स्टडी है नेचुरल एनवायरनमेंट की, और कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल, आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, मणिपुर साइड में या नॉर्थ ईस्ट साइड में लोगों के कल्चरल डाइवर्सिटीज अलग हैं। दिल्ली में आप लोग मोमोज खाते हो ना यार, आजकल तो मोमोज पूरे इंडिया में मिल रहे हैं। तो मोमोज क्या है, मोमोज जो है वो एक स्टेट से यहाँ पे आए हैं, दैट इज मणिपुर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। वो वहाँ ये खाते हैं, उनको डम्पलिंग्स कहते हैं। वो वहाँ पे इन सब चीज़ों को खाते हैं, बड़े धीरे धीरे हमारे पूरे के पूरी कंट्री में फैल गए। तो ये क्या था, ये कल्चरल डेवलपमेंट थी जो होती है। उसके बाद वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल डेवलपमेंट को भी। अब वो हमारे सोशल डेवलपमेंट को भी डेवलप कर रहे हैं, वो हम सोशली भी डेवलप हो रहे हैं। हम अब नॉर्थ ईस्टर्न्स को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम नहीं थे इनको लेके एक्सेप्टेबल, हम लोग इनको अक्सर आउट ऑफ कंट्री ट्रीट करते थे, बट राइट नाउ वी आर मोर डाइवर्सिफाइंग। अब हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, हमारी सोच डाइवर्सिफाई हो रही है, जेन जीज डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। तो अब हम इनको सोशली भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और साथ में इनको सोशली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगला, तो इसके अंदर हम क्या कंसर्न्स पढ़ते हैं। पहला, आपकी इकोलॉजी, क्या क्या आपके पास इकोलॉजिकली अवेलेबल है आपके आसपास की सिटीज़ में। आपके आसपास की सिटीज़ में क्लाइमेट, नाउ हियर इट इज क्लाइमेट नॉट वेदर। वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, जो हम एक जियोग्राफी का चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके उसके बाद हमारे आसपास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो एक्सेसिबल भी हैं हमारे पास कि नहीं है। देखो यार, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया के पास बेइंतहा रिसोर्सेज है। बट द पॉइंट इज, ड्यू टू अवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनके लिमिटेशंस की वजह से वी आर नॉट कैपेबल कि हम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। तो वो एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, और डेमोग्राफिक भी बात करते हैं ना। व्हाट इज डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक है आप किस कंट्री, किस स्टेट में रह रहे हो, उस स्टेट का लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे। देखो, जब हम हिमाचल जाते हैं वहाँ पहाड़ मिलते हैं, जब हम राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे हमें गर्मी और रेत मिलती है। पर यही अगर हम मुंबई चले जाएं तो वो कोस्टल एरिया है और वहाँ पे समुद्र है, और वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का क्लाइमेट भी ह्यूमिडिटी वाला है। तो हर एक जगह का क्लाइमेट, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की प्रकृति, जो इकोलॉजिकल स्टेट्स है, वो सब चेंज हो रही है। दैट इज नॉन एज डेमोग्राफिक। अब जियोग्राफी की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हम जियोग्राफी को प्रैक्टिकली कैसे पढ़ते हैं, मैप्स के थ्रू हम उनको समझते हैं। कैसे ट्रेड पैटर्न था, सिल्क रूट याद होगा आप लोगों को, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिल्क रूट जो है वो इंडिया को एक ट्रेड सेंटर बनाने में सिल्क रूट का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि चाइना से जो सामान आता था बाकी कंट्रीज के लिए, उसको इंडिया से होकर गुजरना पड़ता था, और बाकी कंट्रीज को जो सामान चाइना भेजना होता था वो इंडिया से होकर गुजरता था। तो वो सिल्क रूट ही था। तो वो ट्रेड रूट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिसीजंस कैसे हम मेंटेन करते हैं। पॉपुलेशन की सेटलमेंट कैसे है, इंडिया में पॉपुलेशन की सेटलमेंट बहुत तरीके से ऊपर नीचे है। आप देखोगे कि जैसे दिल्ली एक बहुत छोटा सा शहर है, इसके अंदर 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, और बिहार जो इतना बड़ा शहर है वहाँ की पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है, बट स्टिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड बचा हुआ है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन माइग्रेटेड होती है। विल रीड अबाउट इट स्लोली स्लोली कि क्या चलता है। और अगर मैं मुंबई की बात करूँ, मुंबई एक छोटा सा शहर है जो बहुत ओवर क्राउडेड है। और वहीं अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो अब वो ओवर क्राउडेड, अब वो क्राउडेड होने लग गया। बहुत टाइम पहले तक तो लोग हिमाचल रहते ही नहीं थे, और अब जब से टूरिज्म फैल रहा है लोग हिमाचल भी रहने लग गए हैं। तो उनका सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन कैसे है। और तीसरा, अग्रेशन और एक्विजिशन कैसे है। अब नाउ इट इज अग्रेशन एंड एक्विजिशन। अग्रेशन का मतलब गुस्सा नहीं है यहाँ पे, अग्रेशन का मतलब है कि वो वहाँ पे कैसे अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और कैसे वो वहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, और वहाँ पे कैसे लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट एक्विजिशन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो जियोग्राफी में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में क्या होगा। और आप लोगों को सोशल स्टडीज़ का भी मीनिंग और सोशलॉजी का भी मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अगला है हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं भाई, हमारे को हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। मैंने अभी आपको बताया था यार, वॉर हो गई, लोगों ने लड़ लिया, लोग मर गए,
कई घायल हो गए, इकोनॉमिकली लोगों को नुकसान हो गया, बहुत चीज़ें हो गई। हम लोग ने सेटबैक कर लिया, 2 पावर यूनिट्स बन गए, एक ने एक पावर ब्लॉक को यूज़ कर लिया, दूसरे ने दूसरे पावर ब्लॉक के साथ हो गया। इंडिया ने किसी पावर ब्लॉक का साथ नहीं दिया, पर वो दोनों पावर ब्लॉक का साथ दे रही है। ये सब हम चीज़ें क्यों पढ़े? इससे पढ़ने का हमारा फ़ायदा क्या है? एक इंसान जब अपने पास्ट के बारे में जानता है तो ही उसका प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर सिक्योर होता है। आप लोगों ने पास्ट में जो गलती करी है उससे आप सीखते हो ताकि आप अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव कर पाओ, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। फॉर एग्जांपल, एक सड़क है, उसमें से एक इंसान जा रहा था, उसको वहाँ पे खड्डा देखा, पहले उसको वो खड्डा नहीं पता था तो वो उसकी गाड़ी उस खड्डे में चली गई, उसको बहुत तेज़ लगी, उसका नुकसान हुआ। पर यही जब एक हफ्ते के बाद वो दोबारा उस रास्ते से जाएगा तो उसको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे खड्डा था, तो वो उस खड्डे में से नहीं निकलेगा, उसका नुकसान नहीं होगा और वो बच जाएगा। तो उसने अपने पास्ट की गलती से सीखा, अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव करा उस खड्डे में ना जाने से, और उससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया कि उसका नुकसान नहीं हुआ, उसको इकोनॉमिकली कोई लॉस नहीं हुआ, ना ही फिजिकली कुछ लॉस हुआ। तो इसीलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री इज द स्टडी, यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स की स्टडी है। इट इज अ सोशल साइंस इन सेंस दैट इज अ सिस्टमैटिक attempt to learn about and verify past events and to relate them to one another। हम एक पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं और रिलेट करते हैं एक दूसरे से। भैया अब हम इनको रिलेट कैसे करते हैं? हाउ कैन वी रिलेट? क्लास 9 का ना पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आपको एक बात बताऊं, इंडिया की आज़ादी और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज आज़ाद हुई थी, उनकी आज़ादी को ट्रिगर करने वाला, उनका रेवोल्यूशन ट्रिगर करने वाला पहला जो चीज़ थी वो यही थी कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता लगा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोगों ने आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया था। हमें पता लगा था कि जब फ्रांस, जो एक इंडिया से तो बहुत छोटा देश है, जब उसने अपना रेवोल्यूशन लिया, जब वो अपना रेवोल्यूशन लेकर आया, तो हम लोग क्यों नहीं रेवोल्यूशन ला सकते? हम लोगों क्यों अभी भी गुलामी के अंदर हैं ब्रिटिश एरा में? तो ये बातें हमारे को सामने आई थी और फिर हमने अपना रेवोल्यूशन शुरू करा था। Every event has a historical context within which we commonly say the event must be studied। तो हर एक इवेंट जो है वो एक पर्टिकुलर इवेंट कंज्यूम करता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम कंज्यूम करता है, और जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता है तो वो अपनी हिस्ट्री में एक छाप छोड़ जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी जो चल रहा है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है। जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद ये वॉर हिस्ट्री की बुक्स में भी आएगा कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, कैसे ख़त्म हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सब चीज़ें बीच में किस कंट्री ने इनको शांत कराने की कोशिश करी, कौन कौन था, कौन कौन लीडर्स थे जिन्होंने इसको मीडिएट करा, जिन्होंने इनको शांत करवाने की कोशिश करी, जिनकी ये बात मान गया। तो ये सब चीज़ें एक हिस्टोरिकल इवेंट बन के सामने आती है जो हमें पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री इज एवरीथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट मैटर क्या है? हिस्ट्री किस पे फोकस करती है? हिस्ट्री फोकस करती है उन सब चीज़ों पे जो हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी आपके पास्ट में हो चुकी हैं। तो जब स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन्वॉल्व्स ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, फिर उनको अरेंज करना और फिर उनकी पैटर्न को क्रिएट करना कि वो कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, आइडेंटिफाई करा। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसको क्लासीफाई करा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसका रीज़न क्या था। उनको अरेंज करा एक टाइमलाइन में, क्योंकि वो 4 से 5 साल चला था, और फिर उसके बाद उनका एक पैटर्न क्रिएट करा कि इन पैटर्न्स में वर्ल्ड वॉर ऐसे नहीं शुरू हुआ कि सब लीडर्स खाली बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज वॉर करते हैं, ऐसा नहीं था। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 भी और वर्ल्ड वॉर 2 भी। वर्ल्ड वॉर 2 भी ऐसा नहीं था कि जर्मनी को एकदम से याद आ गया कि नहीं, जो एडोल्फ हिटलर थे उनको एकदम से याद आ गया कि नहीं हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 करेंगे, ऐसा नहीं था। एडोल्फ हिटलर ने स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग से उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करी थी। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस टू दैट, और जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको अरेंज करते हैं और उनका एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो हम हिस्ट्री में आ जाते हैं। अब हिस्ट्री के फ्रूट्स क्या है? हमें हिस्ट्री पढ़नी ही चाहिए। ये हमें
बताती है कि ऑर्डर कैसे इम्पोज हुआ था, ये वेराइटीज़ को अप्रिशिएट करती है, ये प्रेडिक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बताती है, और ये रियलाइज़ कराती है कि इंसान की क्या लिमिटेशंस है। हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लिमिटेशंस ऑफ अस। उससे हमें पता लगा कि सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, बेसिकली वो साइंस का एवोल्यूशन था, वो हुआ जिसकी वजह से हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आज तक वहाँ के लोग उस चीज़ को सफ़र करते हैं। आज तक यूएस को उस चीज़ के बारे में कोसा जाता है कि आप लोगों ने वो एक स्टेप क्यों चूज़ करा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जिन साइंटिस्ट ने उनको बनाया था उनकी कैलकुलेशन कम पड़ गई थी कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और वो बॉम्ब उनकी कैलकुलेशन से ज़्यादा ज़्यादा नुकसान लेकर आया था। तो ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं और हिस्ट्री से सीखते हैं। अगला टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स क्या है यार? देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों के लिए अभी हाल फिलहाल 9th क्लास में न्यू है। अब 9th 10th 11th 12th में अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। पर 9th और 10th में इकोनॉमिक्स अभी जो आप पढ़ोगे वो एक सिर्फ ब्रांच है एसएसटी की। तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स वर्ड सुना होगा। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पैसा, मनी। आपके आसपास कैसे आपकी कंट्री पैसा कमा रही है, कैसे आप पैसा कमा रहे हो, कैसे आप पैसे को लगा रहे हो। आपकी कंट्री जो आपसे टैक्सेस वसूल कर रही है वो टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं, कैसे वसूल करे जाते हैं, कहाँ कहाँ वसूल करे जाते हैं। एक कंट्री इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है या एक कंट्री इकोनॉमिकली बहुत वीक है। एक कंट्री की करेंसी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, एक कंट्री की करेंसी बहुत वीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन रुपये की बात करूँ इन कंपेरिजन विद यूएस डॉलर्स, आप सब लोगों को पता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बट अगर मैं एक अपनी इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करूँ मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है वो भी आप लोगों को पता है, या थाईलैंड के बाट से। तो ये सब चीज़ें जो है, कैसे कंट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, कैसे कंट्री जो है वो एकदम से उसकी करेंसी इतनी पावरफुल हो जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक स्टडी है कि किस वे में मेन एंड वीमेन अपनी लिविंग बनाते हैं। लिविंग मतलब पैसा कमाते हैं। आपके मम्मी पापा काम कर रहे होंगे, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, वो पैसा कमा के लाते हैं, वो अपनी लिविंग करते हैं। आप लोगों को भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी फ़ोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में, कहीं पे भी ये चीज़ देख रहे हो। तो यार ये देखो, ये सब चीज़ें पैसे से ही आती हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, आपका घर है, वो सारा का सारा आप लोग जो हो वो कहाँ से ला रहे हो? वो सारा का सारा आप लोगों को आ रहा है पैसे से। ये तो नहीं ना कि गवर्नमेंट आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। ये तो नहीं है कि कोई इंटरनेट प्रोवाइडर आपको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। या ये भी नहीं है कि आपके आसपास जो आपका घर है वो फ्री है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपसे पैसा ही नहीं लेती किसी चीज़ का। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर कुछ भी करो तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। पुराना ज़माना गया जब बार्टर सिस्टम होता था, किसी एक को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो अपनी उस चीज़ को एक्सचेंज कर लेते थे। आज मुझे पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, सामने वाले को पेन की रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको पेन दे दिया, उसकी पेंसिल ले ली। दिस इज़ बार्टर सिस्टम। अब नहीं होता, अब हर किसी को पैसा चाहिए, पैसा दो चीज़ लो। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, और ये मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम है मोस्ट ह्यूमन बींग्स की जो आज फेस करते हैं। रियलिटी, हर इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से कमाया जाएगा, पैसे को हम खर्च कैसे करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा बचे। हर इंसान इसी दौड़ में भागता है। ये कंसीडर करता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच पीपल सेटिस्फाई देयर वांट्स फॉर स्केर्स गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हमें कहा था कि हमारे आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो उतने अवेलेबल हैं कि वो किसी की नीड को पूरा कर सकते हैं, बट किसी की वांट को नहीं। हमारे रिसोर्सेज किसी की वांट्स, किसी की डिज़ायर्स पूरा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ज़रूरत है, नीड है कार की, कार ली छोटी, पर अब हमने जब छोटी ले ली तो अब हमारी वांट या हमारी डिज़ायर बढ़ गई कि हमारी अभी छोटी गाड़ी है, अब हम थार लेंगे। थार भी छोटी पड़ गई, अब हम फॉर्च्यूनर लेंगे। फॉर्च्यूनर छोटी पड़ गई, हम डिफेंडर लेंगे। क्या चल रहा है?
आपकी डिज़ायर, आपकी वांट तो पूरी हो गई, आपकी नीड तो पूरी हो गई ना। एक गाड़ी लेके आपने फैमिली को लेके जाना था, आपने उसके हिसाब से अपने बजट के हिसाब से गाड़ी ले ली। पार्किंग स्पेस भी देखी कि आपके घर में कितनी पार्किंग स्पेस है, घर में खड़ी हो सकती है, घर के बाहर खड़ी हो सकती है, पर नहीं, अब लोगों की वांट बढ़ने लग गई, लोगों की डिज़ायर बढ़ने लग गई। आज एक गाड़ी है, घर में 3 बंदे रहने वाले तो तीनों की अलग गाड़ी है। ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की, उस चीज़ की वांट थी, वो चाहते थे वो चीज़, तो हम अपनी वांट्स को पूरा करते हैं। पर किसके स्केर्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके पास गुड्स अवेलेबल है या जिन सर्विसेज के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो, आप जो भी सर्विसेज ले रहे हो। अब यार ये भी बात सही है कि हर इंसान की जो सर्विस होती है ना, जो भी वो इंसान सर्विसेज लेता है वो अपने एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस के लिए भी लेता है, और किस लेवल की इनकम वो अर्न कर रहा है उसके हिसाब से भी लेता है। दैट इज परफेक्टली ट्रू। बट एक बात है कि आपको अगर कॉफ़ी पीनी है, यू कैन ड्रिंक इट इन स्टारबक्स, यू कैन ड्रिंक इट इन कोस्टा, अगर आप अच्छा कमा रहे हो। और अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे तो आप वही 80 रुपये की कॉफ़ी पियोगे या 120 रुपये की अपने लोकल कैफ़े में पियोगे। पर स्टारबक्स एंड कोस्टा से आगे बढ़ के जब हम ऐसी सर्विसेज को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं जो हमारी लिमिटेशंस के बाहर होते हैं कभी कभी, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। और इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो ये है, ऑफन समराइज एज कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और क्या कंज्यूम हो रहा है। आप अपने आसपास ही देख लो यार, आप लोगों के पास फ़ोन है, क्या फ़ोन सिर्फ महंगे ही आते हैं? नहीं। अब एक इंसान है जो कमा ही 15,000 रुपये या 25,000 रुपये महीना रहा है, वो आईफोन थोड़ी परचेज कर लेगा 70-80 हज़ार का। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो 15,000 या 25,000 का आईफोन 15-25 हज़ार की इनकम कमा रहा है, तो वो जो फ़ोन, मेरे को जो लगता है जो उसको फ़ोन परचेज करना चाहिए, दैट शुड बी 7 to 10,000, और वो भी कैश में, नो EMIs। 15,000 के लिए EMI नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी फ़ोन के लिए EMI नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए EMI से बचो। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। बट कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है आप कितना पैसा कमा रहे हो, तो उसी बेसिस पे प्रोडक्शन भी होती है। आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज 80,000 50,000 से ऊपर के फ़ोन्स नहीं बनाते, उनके कुछ लिमिटेड फ्लैगशिप्स होते हैं, बस वो लिमिटेड पीसीज होते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग की बात करूँ तो उनकी एक ही सीरीज़ है, एस सीरीज़, जो 3 फ़ोन निकालते हैं, और वो 3 फ़ोन हायर मिडिल क्लास के लिए है, और एक फ़ोन तो खैर अमीरों के लिए है। आईफोन की बात करूँ तो सिमिलर, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं निकालते, वो हायर मिडिल क्लास या हायर क्लास के लिए निकालते हैं, किसी भी कंपनी के लिए देख लो। बट वहीं अगर मैं सैमसंग की एक और बात करूँ तो सैमसंग सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो मीडियम लेवल इनकम ग्रुप और लोअर मीडियम लेवल इनकम ग्रुप की करता है। उनके पास आपको 8,000 का भी फ़ोन मिलेगा सैमसंग का, और सैमसंग के अंदर आपको 25 से 30,000 का भी फ़ोन मिलेगा, इवन 35,000 तक का भी फ़ोन मिलेगा जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। बट ये प्रोडक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मास मार्केट को देखते हुए, फिर उसी हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसी हिसाब से उनकी कंजम्पशन होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, क्या प्रोड्यूस करना है, किस लेवल ऑफ इनकम के लिए करना है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनको कैसे कंज्यूम कराया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। कुछ टॉपिक्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो पैसा और फिजिकल पॉलिसीज़, क्या कॉस्ट पड़ रही है, इन्फ्लेशन क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन पैसे का नहीं बढ़ना बल्कि दामों का बढ़ जाना। हम अक्सर बात करते हैं, आपके पापा मम्मी बात करते होंगे, यार आज से पहले हम लोग 50 रुपये या 40 रुपये में पेट्रोल जो था वो इतना आ जाता था, हम लोग 40 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल ले लेते थे। आज उसी पेट्रोल की वैल्यू 95-90 क्रॉस कर गई है। तो वो किस वजह से हुआ? क्वांटिटी तो सेम है ना, सिर्फ पैसा बढ़ गया। क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जो क्रूड ऑयल निकल रहा था वो क्रूड ऑयल ने आज बोल दिया कि नहीं मैं महंगा हो रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बट टाइम के हिसाब से पैसे की वैल्यू कम हो गई है, क्वांटिटी उतनी ही रही है, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, क्वांटिटी सेम है। बट जब उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाती है सेम क्वांटिटी की, तो उसको हम कहते हैं दैट इज इन्फ्लेशन। और अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। दैट व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा और मैं काम करना नहीं चाहता। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सामने वाला बंदा काम करना चाहता है, उसके पास उसका प्रॉपर स्किल सेट है, प्रॉपर उसका एक माइंडसेट है, उसकी चाह है कि वो काम करे, वो मार्केट में निकलता है काम लेने के लिए, बट उसको काम नहीं मिलता। जब वो चाहता है और उसको काम नहीं मिलता तो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है हमें, हमें गाइड करता है और प्रिडिक्ट करता है सोशल अरेंजमेंट्स बाय विच वी सेटिस्फाई इकोनॉमिक। अब यहाँ पे बार बार वांट्स की बात आ रही है, क्योंकि हम सब लोग वांट्स ही तो करते हैं, हमारी नीड तो कब की सेटिस्फाई हो चुकी है?
आप लोगों के पास एक घर है जो 100 गज का है, आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, आप 200 गज के मकान में जाओगे, पर आपकी नीड जो थी 100 गज के मकान में भी पूरी हो रही थी ना, तो आपको 200 गज का मकान क्यों चाहिए? वांट। तो हम बार बार अपनी इकोनॉमिक वांट्स को पूरा करते हैं, तो इसी को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि कैसे हो रहा है। अगला आता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस स्टडी है सोशल अरेंजमेंट्स की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं विद इन अ गिवन सोसाइटी। इंडिया है, इंडिया में एक सेट रूल्स है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की हर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का हर एक लेवल, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उसको कैसे काम करना है, क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन आपके कंट्री का पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। वो आपकी कंट्री में, किसी भी कंट्री में पीस और ऑर्डर मेंटेन करा जाता है। तो अब ये डील करता है गवर्नमेंट के साथ, और उनके इंटरेस्ट क्या है? पॉलिटिक्स, कानून कैसे बनता है, कानून को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, स्टेट कैसे काम करती है, और क्या इंटरनेशनल रिलेशंस है। जैसे यार मैंने अभी बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी यूएस जा रहे हैं, कभी चाइना के साथ बात कर रहे हैं, कभी इटली जा रहे हैं, कभी फ्रांस जा रहे हैं, कभी जर्मनी जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं? अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए। तो इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका दोनों तरफ पे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो फिलोसफिकल बात हो, चाहे वो एक प्रैक्टिकल बेस हो। पॉलिटिकल साइंस एग्जामाइन करती है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, पर साथ के साथ स्टडी करती है एक्चुअल प्रैक्टिसेस जो गवर्नमेंट कर रही है। मैंने बताया मैं पॉलिटिकली रेडिकल हूँ, तो ये एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिसेस बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या प्रैक्टिसेस कर रही है। तो जैसे गवर्नमेंट क्या प्रैक्टिस करती है? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, जैसे जीएसटी। गवर्नमेंट प्रोहिबिट करती है, टिकटॉक। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, रूल्स। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, सिटीजन। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पब्लिक सर्विसेज। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। आई होप सो कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ों के बारे में पढ़ के अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी आपको पता लगा होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एंड आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी तरफ से ये वीडियो यही एंड होती है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, एंड मैं आपको मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।